अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 जो कि आपसे मुतालिक बीमारियां या जो मसले मसाइल आपकी बॉडी से मुतालिक हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है और यकीनी तौर पर वो अहम इशू के ऊपर आप तक आगाही फराहम की जाती है कि किस तरह से उससे बचना है, या अगर आप इफेक्ट हो चुके हैं तो उस पर किस तरह से मेडिकेशन होती है, कौन से डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए। इसी तरह आज हमारा टॉपिक है एक अहम इशू का, जो कि ये पूरा महीना उसी को डेडिकेट किया गया है। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर को डेडिकेट किया जाता है। ये पूरा महीना जहां हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर, और यकीनी तौर पे ये वो इशू है जो कि शायद ख़वातीन ही नहीं बल्कि इससे मर्द हजरात भी मुतासर होते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं है ताकि हम वहाँ पे जाएं और बाइस शर्म की वजह से किसी डॉक्टर से रुजू ना कर सकें। ये ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पर आप जाएं, डॉक्टर्स के साथ इस पर कंसल्ट करें और डॉक्टर आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता है कि इस पर क्या आपको करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर है, या अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो इसके लिए क्या मेडिकेशन या क्या इसका प्रोसेस है, उस पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रोमा सिकंदर हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये अहम इशू जो कि यकीनी तौर पे एक अरसे से चलता नज़र आ रहा है, हर साल हम पूरा महीना एक इसको डेडिकेट करते हैं इस इशू के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो यकीनी तौर पे मैं इस बात से तो शुरू नहीं करूंगा, और जो बाइस शर्म ये टॉपिक समझा जाता है बात करने के लिए, डॉक्टर्स के पास रुजू नहीं किया जाता, ख़वातीन ने जाती हैं, और जो मर्द हजरात अगर बाई चांस होता है किसी को तो वो भी जाने से कतराते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आगाही इस पर दीजिएगा उन लोगों को भी जो ये देख रहे हैं और जो अगर डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं तो उनको इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर सेकेंडली ये कि बेसिकली हम लोग ना एक मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। जब तक फ़ीमेल कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में ना चली जाए तो वो अपनी तकलीफ़ का इजहार ही नहीं करती है कि मुझे कोई तकलीफ़ है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर एक फ़ीमेल है वो अपने घर पे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर ले, ठीक है ना, वीकली कर ले। वीकली तो मतलब लाइक उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर उसको कभी भी कोई पेन फील हो, ठीक है, या कोई डिस्चार्ज उसको ऐसा लग रहा है हो रहा है, ठीक है, तो वो फ़ौरन जो है वो अपने किसी भी प्राइमरी डॉक्टर से, या इवन जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो जा रही है एक अरसे से दिखाने, या इवन अपनी कोई फैमिली फीमेल डॉक्टर को दिखा रही, तो वहाँ पे भी वो चली जाएगी ना, तो उसको एटलीस्ट उसको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि उसने अब आगे क्या स्टेप लेना है। अब तो जैसे सिर्फ पहले हम रिलाई करते थे कि मैमोग्राम होगा और वो एक एक्सपेंसिव टेस्ट भी है, तो अब उसके लिए फिर आपने फिर वेट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो लेकिन अब ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट भी होता है, ईसा लेबॉर्ट्री तो परफॉर्म भी करती है और बहुत नॉमिनल चार्जेस में इसको परफॉर्म करती है। और आप उससे एटलीस्ट आपको एक स्लाइड गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको ये फला मसला हो रहा है, इसको फर्दर कैसे आपने आगे लेके इसको सही करवाना है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर, सारे कैंसर्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि अगर आपने सुन लिया आपको कैंसर हो गया तो आप कल खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी। नहीं, कैंसर्स के स्टेजेस होते हैं, और अगर आप एज अर्ली एज उसको आप डायग्नोस करवा लोगे तो इट वुड बी ट्रीटेबल। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आ सकते हो और नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हो। अच्छा, यही वो इशू है जिसकी वजह से शायद जाने से कतराते हैं लोग डॉक्टर्स के पास। और एक अच्छा अगर कंसल्ट किया जाए तो यकीनी तौर पे लोगों में इस डॉक्टर से बात करने में शायद थोड़ी सी हिम्मत आ सके। मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने किस्म के ये कैंसर होते हैं इस कैंसर के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरीके से लोग इससे इफेक्ट होते हैं और अलग अलग सबकी बीमारियाँ होती हैं, तो किस तरह से क्या क्या टाइप्स हैं? एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो इसमें भी दो तरह के कैंसर्स होते हैं, एक बेनाइन कैंसर्स होते हैं और एक मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट इज हार्मफुल। आप अगर किसी को वाकई में कैंसर है और मैलिग्नेंट को ही आप कैंसर या वो कहते हो, बेनाइन कैंसर्स जो होते हैं जिसको आपने वैसे सुना होगा फाइब्रॉइड, एक गठली जिसे आप बोल जाते हो कि आपके सीने में या आपकी छाती में एक गठली बन गई है, ठीक है ना, वो हिल रही है अपनी जगह से, ना वो साइज में बढ़ रही है, ना वो पेनफुल है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। अच्छा, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है? ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती अनटिल एंड अनलेस जब वो अपना साइज नहीं चेंज कर रही, ठीक है, अब वो एक ही जगह पे पड़ी हुई है, वो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है। जो भी बीमारी है अगर वो आपकी डेली रूटीन के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही तो वो किसी हद तक आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा रही होती। अच्छा, जो हार्मफुल की जिस तरह की आपने बात कही, जो दूसरी कांड आपने हार्मफुल वाली बताई है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है या उसका क्या ज़्यादा नुकसान हो सकता है? अभी तो अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स उठा
उठा के देखें तो उसमें 1 in 4 ऐसा है, हम कहते हैं हर 4 में से एक ख़वातीन ऐसी है जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। मतलब ये क्योंकि हमारा माशरा जो है ना शायद इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट हो चुका है हमारे मुल्क में और इस पे बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। इवन ईसा लेबॉर्ट्री तो इस महीने में ही कितने अवेयरनेस सेशंस करवा रही हमारी। आज भी हमारा एक अवेयरनेस सेशन हुआ है और इस पे बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। ठीक है, अगर आप एज सून एज इसको डायग्नोज कर लोगे, जब आप बिल्कुल ही डायग्नोज नहीं करोगे, आप बहुत ही ख़राब हालात में चले जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। अच्छा, जिस तरह से अभी हम शुरू कर चुके हैं, अब ईसा लैब के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ईसा लैब में इस आगाही के लिए क्या अपनाया जा रहा है? जिस तरह से अभी आपने कहा कि आज भी एक आगाही सेशन हुआ है और यकीनी तौर पे अभी पूरा महीना बाकी है, तो कोई आगाही सेशन एक ऐसा है कि डोर टू डोर जाके, तो यकीनी तौर पे ये तो एक पहले गवर्नमेंट का काम बनता है, फिर उसके बाद कोई प्राइवेट सेक्टर आता है, मगर प्राइवेट सेक्टर क्या ये काम अंजाम दे सकता है अपने तौर पर कि डोर टू डोर जाके ख़वातीन को आगाही फराहम करें इस चीज़ के ऊपर? डोर टू डोर तो मुताहिर मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट होना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के शहर को ऐसे कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर उसमें हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वो है जो चीज़ों को मानती नहीं है, जो इलिटरेट है, मतलब वो उनको समझाना चीज़ें बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को अभी भी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ऐसा लगता है कि अगर ख़वातीन कुछ पढ़ लिख लेती है तो वो फिर बिल्कुल ही जो है वो हाथ से निकल गई, जिससे आप नॉर्मल अल्फाजों में बोलोगे। तो आप उसमें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना पड़ेगा। जहाँ तक मैं बात करूँ ईसा लेबॉर्ट्री की, तो ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो अवेयरनेस सेशंस करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे लाइव शोज़ फेसबुक के ऊपर भी टॉक शोज़ होते हैं जिसमें डिफरेंट सर्जन्स इवन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो अपने टाइमिंग्स और उसमें वो जो भी कंसल्टेशन वगैरह में जो कंसेशन वगैरह दे सकते हैं वो उसके मुतालिक भी वो बताते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशंस हैं, या अगर आपने कोई ऐसी चीज़ फील की है तो आपने किससे रुजू करना है, क्या करना है। इसके अलावा हम जो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की सहूलत फराम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को उससे इस सिलसिले में हम लोगों को बता सकते हैं कि जो है ये इस पे आप एटलीस्ट आप एक ये अल्ट्रासाउंड करवा लो। ठीक है, अगर आपने कोई कुछ चीज़ फील की है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी बहुत सारी उनके ब्रेस्ट के अंदर जो है मसले होते हैं, तो वो वही वाली बात है कि वो अभी तो डिलीवरी के खर्चे हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं, लेकिन अगर वो एक सिंपल अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करके और अगर उसको एक कोई गठली या आप जिसको कह लो फाइब्रॉइड है या कुछ ऐसी कोई चीज़ बन गई है, क्योंकि मिल्क की वजह से भी बन जाती है, तो अगर वो उसको सही तरह से सही डॉक्टर को अप्रोच करके वो उसको वो कर लेगी, उसको रिकग्नाइज करवा लेगी, तो वो उससे बेहतर बच सकती है। बज़ाहिर ये कि वो अंदर पड़े पड़े कोई और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार अच्छा, मैं सेल्फ एग्जामिन की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लूँ इस लैब के हवाले से कि अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं और कोई पेशेंट ऐसा आता है तो तमाम इक्विपमेंट मौजूद होते हैं ईसा लैब के अंदर? तमाम ब्रांचेस की अगर मैं बात कर लूँ, तमाम ब्रांचेस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और हमारी डॉक्टर फ़रा होती हैं जो रेडियोलॉजी की हेड हैं, वो इसको पर्सनली सब चीज़ों को डील भी कर रही होती हैं और देख भी रही होती हैं कि ये साइड बाय साइड जो है। बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इवन ईसा ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर लेता, इसके पास सारे जितने भी अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड हैं वो सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी ने कोई 2, 4, 5 महीने का कोर्स किया और वो कर रहा है, नहीं। अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जो मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स होती हैं, MBBS, दे आर MBBS डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और वो ही अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रही हैं और वो ही जो है वो रिपोर्ट को वेरीफाई कर रही हैं प्रॉपरली। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कोशिश ये होती है रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट कि हम पेशेंट से भी बात करें, पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर डिग आउट करने की कोशिश करें, प्लस उसके प्राइमरी कंसल्टेंट से भी बात करें जिसने उसे प्रिस्क्राइब किया टेस्ट। तो ये काम तो हम वैसे भी परफॉर्म करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, अब मैं सेल्फ एग्जामिन की तरफ थोड़ा सा आऊँगा। कैसे पता चल सकता है कि फला शख्सियत को ये कैंसर लाहक हो चुका है या उसकी फर्स्ट स्टेज है या डिफरेंट स्टेज? जिस तरह से मैं भी आपसे इस पर सवाल करूंगा कि कितनी स्टेजेस होती हैं, तो किस तरह से इसको एग्जामिन किया जा सकता है? क्या इसके सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं जिसकी वजह से वो फिर डॉक्टर्स के पास जाके उस पर आगाही ले सकें? मैं आपको इसको इस तरह से बता सकती हूँ कि अगर एक पेशेंट है, उसने फील किया कि मेरे उसके चेस्ट के अंदर एक गठली बनी हुई है और उस गठली को एक अरसा हो गया,
लाइक से हम फॉर एग्जांपल कहते हैं 6 महीने से उसके पास थी, 6 महीने से वो ये देख रही है कि वो एक ही जगह पर पड़ी हुई है, ना वहाँ से मूव कर रही है, ना उसके अंदर कोई मसला हो रहा है, ना उसकी वजह से उसे कोई डिस्चार्ज हो रहा है। और एक पेशेंट ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में है, थोड़े दिन पहले उसको एक गठली बनी है, तो ये जो 2 दिन पहले बनी है ना, ये हमेशा एक्यूट इन्फेक्शन को करेगी, जिसकी वजह से फीवर भी हो जाएगा, उसका ब्रेस्ट भी रेड हो जाएगा, बहुत तकलीफ में होगी वो। ठीक है, जितनी भी लाहक कैंसर्स वगैरह होते हैं ना, कैंसर्स के साथ मसला ये होता है क्योंकि कैंसर्स जो होते हैं ना वो लेस पेनफुल होते हैं। कोई भी कहीं का भी कैंसर होगा वो लेस पेनफुल होगा, वो ग्रो अंदर ही अंदर करता जाएगा। जब वो बिल्कुल अपनी 4th स्टेज पे पहुंचेगा ना, तब वो तकलीफ देना पेशेंट को शुरू करेगा। अच्छा, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं अगर फर्स्ट स्टेज से अगर बात करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, इवन कुछ केसेस में थर्ड भी क्योरेबल होता है। इट डिपेंड्स कि आपका सर्जन और आपकी मेमोग्राम और आपकी बाकी हेल्थ कंडीशंस क्या आपको डिपेंड कर रही है। ठीक है, 4th कंडीशन जो होती है या 4th स्टेज आप जिसको बोलें किसी भी कैंसर की, वो थोड़ी डिपेंड करती है कि वो कहाँ का कैंसर है, कैसा कैंसर है और उसकी कितनी ग्रोथ फैल चुकी है। 4th स्टेज वो कहलाता है जब वो आपकी बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका है। ठीक है, अब उसको क्योर करना आप बंदे की विल पावर पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम उसको ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसका कोई अंदर रूट तो नहीं रह जाता, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने कभी भी फील किया कि आपको छोटी सी भी कोई आपके ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिन तो आपने खुद ही अपने हाथ से करना है, तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ फील हो तो आप उसको खुद से एग्जामिन करके एक सिंपल, अगर आप मेमोग्राम तक नहीं जाना चाहते या आपको लगता है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, पेनफुल प्रोसीजर होगा, तो आप सीधा सीधा एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, जिससे आपको एक समवट आइडिया मिल जाता है। अच्छा, कौन से स्टेज तक हम देखते हैं जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए? कोई सीवियर कैंसर अगर होते हैं तो वो फर्स्ट सेकंड स्टेज तक कवर हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके बाद उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन कैंसर के अंदर क्या वाकई है कुछ ऐसे स्टेज पे जाके कि वो फिर ट्रीटेबल नहीं होते? स्टेज 4 जो है वो कैंसर ऐसे ही होते हैं जो थोड़े ट्रीटेबल, जिनका मुश्किल होता है ट्रीट करना ना जिनको, क्योंकि वो पार्ट के अब इट डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना कि पेशेंट की पहले की हिस्ट्री क्या थी। दूसरी बात ये पेशेंट की एज क्या है। तीसरा ये कि आइदर पेशेंट ने पहले कोई ट्रीटमेंट ली है कि नहीं ली है। फिर इसके साथ कोई उसको एसोसिएटेड चीज़ तो नहीं चल रही, लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ठीक है ना, लेकिन लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। लाइक अगर कोई पेशेंट हो सकता है कि वो आज इस काम के लिए आए लेकिन उसको एक्सीडेंटली ये भी प्रूव हो जाए कि उसे शुगर और ब्लड प्रेशर भी साइड चल रहा है और वो अनकंट्रोल चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को केयर करना मुश्किल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक पेशेंट है वो स्टेज 1 में आपके पास आ गई है और उसको वो यंग एज है, अभी लैक्टेटिंग मदर है, वो अभी आपके पास आ गई है, तो उसको ट्रीट करना बास केसेस में तो ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ उस पार्ट को जहाँ पे आपको जो कैंसर का पार्ट है आप उसको रिमूव कर दो, आप पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव ना करो, तो वो काफ़ी होता है क्योर करने के लिए। बास कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो है ना वो कैंसर बढ़ चुका है तो आपने रिमूव करने के बाद उसको कीमो या रेडियो पे लेना है। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। अच्छा, जिस तरह से हमने पेशेंट के ऊपर डिपेंड की बात करी, तो इस पे एज फैक्टर मायने रखता है कुछ क्या, या यंग एज में भी हो सकता है? थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर जो है ना ज़्यादातर जो देखा गया है ना वो उन पेशेंट्स में देखा गया है जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। रिप्रोडक्टिव एज से मेरा मतलब है जो फीमेल्स 24 से लेकर 34-45 तक की एज के अंदर है, उनके अंदर ये बहुत कॉमनली प्रिवेल करता है। और ये वो एज है क्योंकि ये थोड़ी यंग एज होती है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ जैसे लोगों ब्रेस्ट फीडिंग का इतना वो नहीं रहा। अगर फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती है ना, तो अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ में एक आपकी शिफा रखी है काम के अंदर, तो अब वो ये चीज़ें भी अगर वो कर लेती है ना तो वो बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद ही जो है वो बच सकती है। अच्छा, जिस तरह से हमने भी फिटिंग की बात करी, तो जिस तरह अब ये कैंसर है, अगर फिटिंग हो रही है, बच्चे को फिटिंग की जा रही है, तो फिर क्या ये कैंसर कन्वे होता है इस चीज़ के बाद? नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर वो फीड भी करा रही है और उसको ऐसा फील होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना स्पेशली, तो उनको अगर उनकी कोई गठली बन जाती है या कोई वो ऐसा फील करती है कि ये कोई डिस्चार्ज हो गया या कुछ हो गया, तो उसका बेसिकली रीज़न ये होता है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है, तो वो मिल्क की ही होती है। उसकी अगर वो फर्दर अपने डॉक्टर से प्रॉपरली डॉक्टर से पूछ ले, अपार्ट के आप दाइयों के पास जा रहे हो, आप घर के टोटके इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके दो तो उसके रीजंस होते हैं और उसके हल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक मदर है जो रिप्रोडक्टिव एज में है, वो लैक्टेटिंग भी है, उसने प्रॉपरली लैक्टेट भी करवा रही है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करवा रही है, तो इसमें चांसेस कम है अपार्ट फ्रॉम दिस के जो एक मदर है जिसका बेबी हुआ है और उसने उसको बिल्कुल ही ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो पहली मेडिकेशन है कि आप इससे बच सकते हो। ठीक। अच्छा, अब मैं इस पे थोड़ा सा उस तरफ आ जाऊँ मेडिकेशन से हट के।
हम देखते हैं कि हर चीज़ के लिए ज़्यादातर 90% ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फिजियोथेरेपी के तौर पे हम देखते हैं कि उससे भी कवर किया जा सकता है। इसकी प्रिवेंशन के अंदर क्या फिजियोथेरेपी अपना काम अंजाम दे सकती है, या इसके बाद अगर हम थेरेपी की तरफ थोड़ा सा जाएं कुछ? इसमें फिजियोथेरेपी का तो इतना रोल नहीं होगा जितना अगर किसी का ब्रेस्ट रिमूव हो गया है और उसके बाद, क्योंकि जब आप किसी कैंसर को रिमूव करते हो ना तो फिर आप उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हो। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है कि वो उस सेल को निकाल के देखेंगे कि आया ये किस हद तक खतरनाक था। अब मुझे पता चला कि जी ये स्टेज 3 तक खतरनाक था, तो फिर मैं पेशेंट को इवेलुएट करूंगी कि आइदर स्टेज 3, क्योंकि वो काफ़ी बॉडी के काफ़ी हिस्सों को कवर कर चुका होगा, तो आइदर ये इन हिस्सों पे जो है उसने अपना वो कर लिया है, तो मैं ये देखूंगी कि ये जो कैंसर की जो भी टाइप है इसके अंदर रेडियोथेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का फॉलोअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो उसको ख़त्म कर रही होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ पेशेंट का विल पावर क्या है। अच्छा, इसमें टेस्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या है? ईसा लैब के पास कौन सी ऐसी टेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद है जिसकी वजह से पता लग जाता है, या डॉक्टर्स जो हमारे पास एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास सीटी स्कैन MRI अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कैंसर की बात करूँ, ब्रेस्ट कैंसर है तो आपने उसको डायग्नोज करने के लिए करना है, ठीक है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं अल्ट्रासाउंड में वो हमारे पास सारी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी डॉक्टर फरा है, हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं बाय हर सेल्फ, और वो इन जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, तो वो सब हमारे पास अवेलेबल। अच्छा, ये बाहर ममालिक में, US में, UK में बड़ा फैलता हुआ नज़र आता है, पाकिस्तान में इसकी क्या स्टेज नज़र आती है हमें? पाकिस्तान में भी ये बहुत कॉमन है, मैंने आपको पहले भी बताया मुताहिर, जैसे कि क्योंकि हमारी यहाँ बात नहीं होती, इस वजह से जो है ना हमें लगता है कि हमारी यहाँ चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ को नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये प्योरली ज़्यादातर आप अगर बात करें तो ये फीमेल का मसला है। सेकेंडली फीमेल हमारे यहाँ एजुकेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज, हर चीज़ में वो पीछे है, ठीक है ना। तो अब बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है, बाहर के ममालिक में तो एट द एज ऑफ, मैं आपको बोलूँ 12 या एट द एज ऑफ, उनके यहाँ तो बहुत रूटीनली और प्रॉपरली मैमोग्राम्स अवेलेबल होते हैं और बहुत स्टेजेस पर होते हैं कि आपको करवाना ही है। इसी तरह और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनके ऊपर वो बात करते हैं और काम करते हैं, इवन वैक्सीनेशंस हैं कि वो काम करते हैं कि यहाँ इस पे होना चाहिए। हमारे मुल्क में इससे थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगी, ये सारी सहूलतें ना होने के बावजूद भी अगर हम, एक मदर है वो अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड भी करा रही है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाती है। अच्छा, मैं बस वाइंड अप की तरफ हूँ, तो मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो ये कि इससे हमने शुरू में अपने इंट्रो में कहा था कि इससे ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल भी इससे इफेक्ट होते हैं, तो क्या परसेंटेज है जो ज़्यादातर मेल इफेक्ट है इससे? मेल की परसेंटेज तो बज़ाहिर कम है। अच्छा, फिर मेल्स भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक ब्रेस्ट का मसला है, वो दूसरा, लेकिन मेल की परसेंटेज तो इसमें कम है, काफ़ी कम है, लेकिन फीमेल्स बहुत तेज़ी से अफेक्टेड हो रही हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, बिल्कुल हम वाइंड अप की तरफ है, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो बाइसे शर्म इस टॉपिक को समझते हैं? हमने शुरू में भी इस बात को डिस्कस किया था, वो किस तरह से जा सकते हैं या उनको क्या आगाही दी जा सकती है? मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी से नहीं बात कर सकते तो आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो। सेल्फ एग्जामिनेशन तो आपने खुद करना है, आपने किसी को ना बताना है ना कुछ करना है। उसके बावजूद भी अगर आप किसी तकलीफ में हो, या अगर आप ये देखते हो कि एक अरसे से मेरी एक गुठली एक जगह पड़ी हुई है और मुझे दूसरी चेंजेस आ रही है, जैसे मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं थक जल्दी जाती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको दिखाओ। आप एटलीस्ट एक जाके एक फीमेल जो नॉर्मल से गायनेकोलॉजिस्ट बैठी होगी ना आपके गली मोहल्ले में, आप उससे ही बात कर लो कि मैं इसके लिए क्या करूँ। और अगर चले वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा सा एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा लो, ठीक है, तो उससे आपको समवॉट तो गाइडेंस मिलेगी ना। ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस के लिए तो भले अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर नहीं करना चाहते तो कम से कम थोड़ी सी गाइडेंस के लिए तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर से रुजू करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा सिकंदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इस अहम इशू के ऊपर, जो कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में इससे ख़वातीन मुतासर हैं और इसके साथ साथ परसेंटेज कम है लेकिन इससे मर्द भी मुतासर होते हैं। बाइस शर्म इस टॉपिक को समझते हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो इस शर्म को थोड़ा दूर रखें और अपने आप को बचाने के लिए या अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए इस चीज़ के लिए डॉक्टर से रुजू करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ट्रीट किया जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।